Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've been taking UGC NET Paper 2 Commerce for a while now, and we have been covering Unit 5 Business Statistics and Research Method. I've already made two videos prior to this one covering the main topics and the subject that you have to definitely give it a go before you attempt this video. Okay, so in today's class what we will discuss is, as you must have read on the title, that we will be covering previous year questions, right? तो आज की क्लास में what we will do is basically cover 20 previous year questions. अब क्या है, सी, हमेशा दो माई प्लान दो माई आइडिया इज टू कवर मोस्ट ऑफ द कंटेंट इन द प्रायर टू वीडियोस, राइट? तो जो दो यूनिट्स, दो वीडियोस एक पर्टिकुलर यूनिट पे बनती है, उस पे द एंटायर फोकस इज टू मेक श्योर टू कवर द कंटेंट एज मच एज द टाइम और द कंटेंट परमिट्स इट्स टू बी, ठीक है? तो उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली रह जाती हैं, एंड फॉर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेज अ ग्रेट एंड डेफिनेट रोल. सी, होता क्या है, एज यू नो, हर चीज थ्योरेटिकली हर चीज एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती. व्हाट वी डू इज बेसिकली क्रिएट अ बेस, राइट? एक बेस डेवलप करा जाता है, उस बेस पे ग्रो करके यू डेफिनेटली नीड टू फिगर इट आउट ऑन योर ओन कि वेदर दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर फ्रॉम दैट बेस और नॉट. सो माई आइडिया इज टू ब्रिंग all the challenging questions which we can cover from the base, and some other topics which we were not able to cover in the प्रायर वीडियोस, ठीक है? तो होता क्या है, द मेन आइडिया बिहाइंड दिस इज कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ, और दूसरा क्या है, जितना आपने बेस के बारे में स्टडी करा है उसको एग्जैक्टली प्रैक्टिस में प्ले करके आओ, ठीक है? दो चीज़ें हैं, पहले बेस को टेस्ट करो कि आपने बेस कितना अच्छे से पढ़ लिया है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड देन देर आर फ्यू अदर टॉपिक्स जो थोड़े स्लाइटली कम इम्पोर्टेंस के होते हैं, बट देयर हैव बीन क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल, तो उनको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं. तो ओवरऑल आपका पर्सपेक्टिव, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेके आया जाता है, जिसमें इन 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बेटर तरीके से समझा पाए और आपकी बेटर लर्निंग और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, ठीक है? तो बेस डेवलप, बेस को क्वेश्चन जो उनके चैलेंज कर रहे हैं, उसके बाद जो बाकी सारे टॉपिक्स है उन पे बात कर रहे हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फ्रॉम योर एंड, बेसिकली फर्स्ट चीज, पार्टिसिपेट, ठीक है? पार्टिसिपेट करना जरूरी है. एंड हाउ यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस इज बेसिकली टैली योर स्कोर, ठीक है? एज यू नो, द एग्जामिनेशन नेचर इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू हैव टू अटेम्प्ट योर ऑल 100 क्वेश्चंस इन पेपर 2, ठीक है? अब होता क्या है, दैट मेजोरिटी ऑफ टाइम व्हाट आर ब्रेन सिग्नल्स इज बेसिकली व्हेन यू डोंट नो समथिंग यू ट्राई टू लेट लेट इट बी, जाने दो, छोड़ो, रहने दो. बट बिकॉज हम अपने आप को थोड़ा ट्रेन करें, एक ऐसी इंट्यूशन पैदा करें दैट दिस कुड बी द राइट आंसर, सो एक गेस्टिमेट, एक अच्छा खासा गेस बनाना भी हमारा पर्पस होना चाहिए. बिकॉज इन एग्जामिनेशन देर वोंट बी अ श्योरिटी दैट यू विल बी नोइंग 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, नहीं होता. काफी चीजें आप वहां भूल जाते हो, काफी चीजें आपको याद नहीं रहती, काफी चीजें आपने नहीं पढ़ी होती है. तो वहां पे आपका गेस वर्क भी काफी इंपॉर्टेंट है, काम आ सकता है. तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज पार्टिसिपेट. पार्टिसिपेट करोगे यू विल गेट टू नो कि व्हाट योर इंट्यूशन वाज सेइंग, व्हाट वाज योर बेसिक थॉट, ठीक है? जो प्रायर थॉट होता है ना, वही सबसे पहले आता है. अनलेस एंड अनटिल यू नो द राइट आंसर, द प्रायर थॉट विल कम अप इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल टिक दैट वन, ठीक है? उसको नहीं करना है. क्या बेटर आइडिया, बेटर तरीका होता है, ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस इन टुडेस क्लास. सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड, ठीक है? पूरी वीडियो देखना जरूरी है. तो वो ये आपको पार्टिसिपेट करना है, टैली करना है स्कोर, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली कमेंट योर स्कोर. कमेंट करना है योर स्कोर टुवर्ड्स द एंड इन द वीडियो कमेंट सेक्शन, ठीक है? कितना भी स्कोर आया है, एंड देन अकॉर्डिंगली हाउ मच एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, दैट विल बी गाइडेड बाय मी, ठीक है? तो पूरी वीडियो देखना जरूरी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इन hypothesis टेस्टिंग व्हाट does the p value represent, ठीक है? Probability of type 1 error, probability of type 2 error, probability of obtaining the observed result by chance, confidence level of the test, ठीक है? अब इसमें क्या है, आपको पी वैल्यू का क्या रिप्रेजेंट करती है ये बताना है, ठीक है? इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, राइट? ऑप्शन 1
A, C. Option 2, A, B, and C. Option C, the third one, A, D, and last option A and B. ठीक है, तो कुछ चार ऑप्शंस है इन हाइपोथेसिस की टेस्टिंग में। जो पी वैल्यू होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट बाय चांस, एंड कॉन्फिडेंस लेवल्स ऑफ द टेस्ट। ठीक है, यू नीड टू फिगर आउट कि कौन सा सही ऑप्शन होगा, कौन सा सही आंसर होगा। सी, एज यू कैन सी द ऑप्शंस हैव मल्टीपल चॉइस, सो देयर हैज टू बी मल्टीपल आंसर, राइट? एक ही सही आंसर नहीं होगा। तो क्या बताना है ये भी मैं एग्जैक्टली पढ़ा चुका हूँ। इसमें आपको बताना है कि क्या होगा सही आंसर। ठीक है, पढ़ा चुका हूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू पिक द राइट वन। टाइप 1 है, टाइप 2 एरर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व रिजल्ट बाय चांस, एंड कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द टेस्ट। इसके हम बारे में बात कर रहे हैं। पी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? Okay, I think I have given you enough time for pondering upon this question. I hope सबने अपनी एंड से कोई ऑप्शन पिक कर लिया होगा। राइट, फॉर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी। सी, टाइप 1 एरर क्या होता है? व्हेन यू इग्नोर, बेसिकली आप रिजेक्ट कर देते हो नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट्स ट्रू। ठीक है, मतलब नल हाइपोथेसिस जो आपने हाइपोथेसिस सेट करी थी वो ठीक थी, बट आप उसको रिजेक्ट कर देते हो नल हाइपोथेसिस को, तो उसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। सेकंड में कर लेते हो, यू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, राइट, व्हेन इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली टाइप 1 का ऑपोजिट होता है टाइप 2 एरर। इसमें कहने का क्या मतलब है कि पहला है आप रिजेक्ट कर देते हो नल हाइपोथेसिस को जबकि वो एक्चुअली में ट्रू होती है व्हेन इट्स ट्रू। सेकंड क्या, आप एक्सेप्ट कर लेते हो नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट्स नॉट ट्रू, मतलब यू हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बट उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। एंड टाइप 1 एरर वो होता है जब आप रिजेक्ट कर देते हो नल हाइपोथेसिस को जब वो सही होता है व्हेन इट्स ट्रू। तो इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पी वैल्यू को बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। ये मैं बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी कर रखा है। ओके, moving on to question number 2. When is the mood the most appropriate measure of central tendency? Measure of central tendency के साथ मैंने this I started this unit with measure of central tendency, जिसमें हमने पढ़ा था मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। अब आई टोल्ड यू बैक देन दैट यू वोंट बी गेटिंग अ बेसिक क्वेश्चन कि मूड का फॉर्मूला क्या है, मूड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट यू नीड टू हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ही आप बता सकते हो कि मूड कब से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कब होता है आपकी मेजर करने के सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है, चार ऑप्शन है, यू हैव टू पिक द राइट वन। When is the mood the most appropriate measure of central tendency? I think this is on the easier side of questions, so I don't think so you need much of a time for picking the right answer from this particular question, but still मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए कि क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद आई विल टेल यू द राइट आंसर। राइट, I hope you get this one right. Last question was pretty easier if you have covered my videos, and this one is also on the easier side. As such, कोई difficulty नहीं है, so I'm expecting you to get this one right as well. Okay. When is the mode the most appropriate measure of central tendency? See, mode का क्या होता है? Most occurred value, ठीक है? Repetitive value बोलते हैं हम इसको, most occurred value in a series. Repetitive value बोलते हैं हम इसको, जो बहुत बार रिपीट करी जाती है। ठीक है, तो इसका जब डेटा स्क्यूड होता है, मतलब लेट सपोज की स्क्यूड है 9 है, फिर एक 90 तक है, डेटा स्क्यूड है, बट कुछ वैल्यूज बहुत बार रिपीट हो रही हैं, तो उसको हम मोड का है जो सबसे अप्रोप्रिएट बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है एक सीरीज में, और वो भी बहुत स्क्यूड डेटा में। स्क्यूड मतलब कि एक वैल्यू बहुत स्मॉल है, एक वैल्यू बहुत हाई है, बहुत वैरी करती है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रीजनेबल वैल्यूज है, मतलब
सब में 5-5 का इंटरवल डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा बार अकर करेगा उसको हम मोड चूज़ करते हैं, तो डेटा इज स्क्यूड, तब मोड सबसे एप्रोप्रिएट मेजर होता है सेंट्रल टेंडेंसी का। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज नॉन प्रोबेबिलिस्टिक? जो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड नहीं है सैम्पलिंग का, कौन सा है इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शंस है एंड आई हैव सीन मेनी क्वेश्चंस अपॉन सैम्पलिंग मेथड्स, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स बहुत बार पूछा जाता है। सो आई हैव पिक्ड फ्यू क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन वेरी रिपीटेड, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक का भी कोई और क्वेश्चन है, कुछ आगे भी हो सकता है। सो डोंट बी पिकी अबाउट दैट, think that such questions have been asked in examination, there are chances that they will be repeated in future as well, ठीक है। which of the following sampling method is non probabilistic? You have 4 options in front of you, you have to pick the right one. Simple random sampling, stratified random sampling, convenience sampling and cluster sampling, ठीक है। 4 options है, you have to pick the right one. Sampling, I think I have talked about sampling in in depth in पेपर 1 की वीडियोस में मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा सैम्पलिंग को। तो इन केस यू हैवंट वॉच इट, उनको उसको भी देख लेना। बट अभी करंटली इस क्वेश्चन का सही आंसर करने की कोशिश करो, कौन सा मेथड होगा जो एक नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड की तरफ इंडिकेट करता है कि ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड होना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। तो इसका आंसर होगा, देखो, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के लिए मैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एक पॉपुलेशन को पिक कर रहा हूँ। वहां पे एक हर किसी के पास रैंडमली चांस नहीं। सी प्रोबेबिलिस्टिक में क्या होता है, एवरीवन हैज अ फेयर चांस, ठीक है। एवरीवन हैज अ फेयर चांस प्रोबेबिलिस्टिक में। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक में हैज नॉट अ फेयर चांस, एक में वर्ड ऐड कर दो, हैज नॉट अ फेयर चांस, ठीक है। सिंपल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या, आई एम रैंडमली पिकिंग पर्सन, तो सबके पास चांस है, रैंडमली पिक करो। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट स्ट्राटा में। स्ट्राटा मतलब कुछ भी ग्रुप्स हो सकता है, 18 टू 30, 30 टू 40, ऐसे 40 टू 50 स्ट्राटा बना दिया। इसमें से आई एम पिकिंग रैंडमली, ये रैंडम, ये नहीं, ये वाला ग्रुप रैंडम। तो कोई भी रैंडम ग्रुप को पिक कर लिया एक स्ट्रेटा में से, ठीक है। नाउ कन्वीनियंस सैम्पलिंग तो मैंने आपको बता दिया, वो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक का एग्जांपल है। क्लस्टर में क्या होता है, पॉपुलेशन फिर एक क्लस्टर में डिवाइड करी जाती है। मतलब ये होगा रूरल पॉपुलेशन, ये हो गया हमारा अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, हम जो हमारा जो स्टार्टा बनाते थे उसमें से वी आर पिकिंग रैंडमली यहाँ से। इसमें क्या करते हैं, एक पूरे क्लस्टर को उठा लेते हैं, एक क्लस्टर को, रूरल को उठा लिया, अर्बन को उठा लिया, इसमें से वी आर पिकिंग अप। तो ये भी हमारा प्रोबेबिलिस्टिक होता है कि एक रूरल में से हम प्रोबेबली किसी को भी ले सकते हैं, एक क्लस्टर में से किसी को उठा लिया, उसमें से वी आर पिकिंग अप एनीवन रैंडमली, ठीक है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तब बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन रिसर्च। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी पढ़ा है कि क्या क्या होते हैं। कन्वीनियंस जो था वो हमारा आंसर था, स्ट्रेटा और क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिंपल रैंडम तो हमें पता ही चला, रैंडमली और पिकिंग एनीवन। तो उसको आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टेटा में भी क्या होता है, आप डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो, उस ट्रिप ग्रुप में से यू आर पिकिंग अप समवन रैंडमली। फिर उसके बाद जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर में जब आपने ग्रुप क्रिएट करा है, बेसिस हो सकते हैं कुछ भी, और उस क्लस्टर को यू आर पिकिंग अप एज होल, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन रिसर्च। रिग्रेशन क्यों यूज करते हैं उसके बारे में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन रिसर्च। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑन एन ईजियर साइड, ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, यू हैव टू पिक द राइट वन। सिंपल, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, राइट। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इन रिसर्च। आई होप यू आर टैलिंग योर स्कोर विद मी। जितने भी स्कोर्स, जितने भी क्वेश्चंस हो रहे, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4 as we have already covered 3 questions, so whatever your score is 2 and all 3, you have to tally along, ठीक है। What is the purpose of regression analysis and research? To predict the dependent variable, ठीक है। हमने देखा था, हमने प्लांट का एग्जांपल लिया था, हमने जब वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी। सी क्या है, प्लांट में अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं विच इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इसकी जो एक्चुअल ग्रोथ है
वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है? वो टेम्परेचर कंट्रोल पे डिपेंडेंट है। अगर ज़्यादा, बिकॉज अगर आप प्लांट को रखोगे कोल्डर कंडीशंस में जहाँ पे उसको सनलाइट नहीं मिल रही, तो उसकी ग्रोथ ऑब्वियसली या तो होगी नहीं या कम होगी। वहीं पे अगर आपने टेम्परेचर बेटर दे रखा है, सनलाइट में दे रखा है, तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितना फर्क कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इन आर कंट्रोल, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट से कवर करता है। मतलब अगर इसमें हमारा दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? अगर आप वाटर कर रहे हो प्लांट को, वाटर को आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप हर दिन 100 ml दे रहे हो, बट वो कितना ग्रोथ कर रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, राइट? उसे कितनी सनलाइट मिल रही है वो आपके हाथ में नहीं है। आपने रखा है सुबह 9 से 5, पूरे टाइम बाहर ही रहता है, 9 से 5 उसे सनलाइट मिल रही है। अब वो पानी जो है उसकी हम ग्रोथ देखना चाहते हैं कि पानी से कितना फर्क पड़ रहा है उसको। आप हर दिन 100 ml देना चाहते हो, आप एक्चुअली में रीड क्या करना चाहते हो कि उसे 100 ml देते रहे और इस एम्बिएंट कंडीशन में रखेंगे, इस सनलाइट वाले में, तो एक्चुअली में उससे कितना ग्रोथ होगा। तो उन दोनों को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने को हम रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा पर्पस होता है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? चार ऑप्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा जा रहा है, और ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत काफी फेवरेट सा क्वेश्चन मैं बोलूंगा यूजीसी वालों का है। सो बेसिकली नॉट ओनली आस्किंग अबाउट योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो नोइंग वेदर यू विद टेस्टिंग योर नॉलेज बेसिकली। तो आपको अच्छे से आता है, इन डेप्थ आता है, नहीं आता है, उसके बारे में दे वांट टू टेस्ट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो आई गिव यू सम टाइम। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? यू हैव टू पिक द राइट वन। की स्क्यूनेस 0 होती है, मीन मीडियन मोड आर इक्वल, बेल शेप्ड कर्व्ड होता है, कुर्टोसिस इज हाई। ठीक है, उसके बारे में अब जानेंगे इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। सो फिगर इट आउट, क्या आपको लगता है क्या सही होगा? ऑप्शन ए एंड डी, ए बी सी, ए एन सी और बी एन सी कुड बी द राइट ऑप्शन। सो फिगर इट आउट, आपको अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कौन सा सही आंसर होगा? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? 4 ऑप्शंस। ओके, आई थिंक सो आई गिवन यू इनफ टाइम जिसमें आप यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट वुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, राइट? तो पहला ऑप्शन स्क्यूनेस इज 0। हाँ, स्क्यूड नहीं होते इतने वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। वी हैव सीन कि वैल्यूज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्क्यूनेस 0 होता है, कुछ भी नहीं होता, स्क्यूड नहीं होती कोई वैल्यू। मतलब ये नहीं होगा 990, ऐसा होगा 5 10 15, मतलब जो वैल्यूड जो वेरिएबल जो डिस्टेंस है सब में इक्वल है, स्क्यूनेस नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है? मीन मीडियन मोड आर इक्वल, तो ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। मीन मीडियन मोड हमारे इक्वल होते हैं जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तीनों सेम ही वैल्यूज, तो तीनों वेरिएबल तीनों सेम ही आते हैं। ये बेल शेप्ड कर्व होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तीनों सही है, राइट? तो दिस मस्ट हैव गिवन अवे द आंसर, ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। कुर्टोसिस इज हाई, ये गलत है, कुर्टोसिस इज लो एक्चुअली। इसको हम एक्चुअली इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में 0 होता है। ठीक है, अब क्या है, इसको मीसो कोटिक बोलते हैं, मीसो कोटिक बोलते हैं, इसका जो टर्म होता है उसको मीसो कोटिक बोलते हैं, राइट? तो अब इसमें होता क्या है? सी क्यूटोसिस इज हाई का मतलब क्या है? टेल्स, दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट टेल्स। ठीक है, तो टेल एंड्स हैवी होती हैं या लाइट होती हैं, वो डिपेंड करता है हमारे कुर्टोसिस पे, कि आपकी जो टेल बनती है वो हेवी है या फ्लैट है। तो वो सब का सब डिपेंड करता है हमारे कुर्टोसिस पे। ठीक है, हेवी है, लाइट है। आज हम बात कर रहे हैं हेवी तो नहीं हो सकता, हेवी तब होता है जब हमारा स्क्यूड होती हैं वेरिएबल्स। लाइट तब होता है जब हमारी वैल्यूज में इतना डिफरेंस नहीं होता, वैल्यूज काफी सिमिलर रहती हैं। तो इसमें जब हम बात कर रहे हैं कुर्टोसिस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, एज वी नो कि स्क्यूड वेरिएबल्स होते नहीं है, सिमिलर मोर और लेस वैल्यूज होती हैं, तो वहां पे कुर्टोसिस इज 0, मेसोक्यूटिक बोलते हैं इसको, राइट? कुर्टोसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इससे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, now let's move on to question number 6. Which of the following are non-sampling errors in research? Okay,
वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन सैम्पलिंग एरर्स। हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एरर्स हैं जो सैम्पलिंग की वजह से नहीं हुए हैं, मतलब नॉन सैम्पलिंग एरर्स है रिसर्च में। पहला है सिलेक्शन बाइस, मेजरमेंट एरर, नॉन रिस्पॉन्स बाइस, सैम्पलिंग बाइस। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट कि सैम्पल करना, सैम्पलिंग हमने देखी है कैसे हो सकती है, सैम्पल के अलावा कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं रिसर्च में। ठीक है, राइट। ओके, सो विल गिव यू सम टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल, थिंक अबाउट इट। इसको मैंने थोड़ा आसान कर दी थी, स्टेटमेंट थोड़ी ट्रिकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सैम्पलिंग एरर्स, मतलब जो सैम्पलिंग की वजह से नहीं आ रहे, बाकी सब की वजह से एरर्स आ रहे रिसर्च में। सो आपको एरर्स पता होने चाहिए रिसर्च में। अब उसमें से यू हैव टू पिकअप कि नॉन सैम्पलिंग कौन से होंगे। तो नॉन सैम्पलिंग का डेफिनेशन के थ्रू यू कैन फिगर इट आउट, वीड इट आउट कि कौन कौन से नहीं होंगे नॉन सैम्पलिंग एरर्स, इसमें सही होंगे। ठीक है, सबसे पहला है सिलेक्शन बाइस। देखो, आप सिलेक्शन बाइस करते हो, दैट इज एन एरर इन रिसर्च, राइट। सैम्पलिंग से रिलेटेड नहीं है, तो सिलेक्शन बाइस सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट एरर। सी, मेजरमेंट एरर तब अकर करता है जब आप रिस्पोंडेंट ना कंफ्यूज हो जाता है, रिस्पोंडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड, बिकॉज जो आपने क्वेश्चन जो पूछा था, लेट सपोज क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो उसको समझ ही नहीं आया। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पूछते हो, उसको समझ ही नहीं आया क्या क्वेश्चन है, तो मेजरमेंट एरर आ गया। आपको पता ही नहीं चला कि ये सही है नहीं है, आगे वाले ने किस मेंटालिटी के साथ उसको आंसर करा है, तो वहां पे मेजरमेंट एरर आ गया। जो आप चाहते थे वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट कुछ अलग ही प्रेडिक्ट हो रहा है, बिकॉज आगे वाले को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, उसने कुछ गलत मार्क कर दिया। उसके बाद क्या है, नॉन रिस्पॉन्स बायस। अब ये कैसे एग्जिस्ट करता है, सी आपने पॉपुलेशन को दो पार्ट में ड्रॉप करा, ठीक है। एक सेकंड में इसको बेटर वे में फ्रेम करूं, इसको हम करते हैं पार्ट वन, इसको हम करते हैं पार्ट टू। पॉपुलेशन को आपने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक को करा पार्ट वन, एक पार्ट टू। पार्ट टू पे आपने सैम्पलिंग रन करी, मतलब अब आपने एक्चुअली में रिसर्च स्टडी करी, पूरी अच्छी तरह रिसर्च रिजल्ट निकाले। अब ये नॉन रिस्पॉन्स बायस का मतलब क्या है, जो आपने रिसर्च कंडक्ट करी वो पार्ट टू वालों पे अप्लाई नहीं कर रही। ठीक है, पार्ट टू वाले तो उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे, मतलब पॉपुलेशन का जो पार्ट टू बनाया था, उन्होंने, उनका कोई रिस्पोंडेंट था ही नहीं, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स करा ही नहीं। तो अब जो रिसर्च हुई है वो एक्चुअली इन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल है, इन पे है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे इनका नॉन रिस्पॉन्स बायस आ जाता है। मतलब अगर आप उस रिसर्च को बोलोगे कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, देन दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज पार्ट टू वालों पे एप्लीकेबल है ही नहीं। लेट सपोज यू वर रनिंग अ रिसर्च ऑन, लेट सपोज वाइट स्किन पीपल, ठीक है। अब जो दूसरे मिक्स कलर के जो लोग हैं, उन पे वो एप्लीकेबल होती ही नहीं है, तो नॉन रिस्पॉन्स बायसनेस आ जाता है, दैट इज नॉट अ सैम्पलिंग एरर। ठीक है, उसके बाद आता था हमारा सैम्पलिंग बायस। जो हमारा सैम्पलिंग बायस है वही हमारा जो है इसका नॉन सैम्पलिंग एरर का, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब सॉरी, नॉट नॉट द राइट आंसर, दैट इज ओके, कंफ्यूजन होगी। मतलब हाँ, इसका सही आंसर जो है, जो सैम्पलिंग बायस होता है वही हमारा सैम्पलिंग एरर होता है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया नॉन सैम्पलिंग एरर्स कौन से है, तो तीनों हमारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स है। तो ऑप्शन सेकंड ए बी एंड सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी गलती होगी मेरे से, बट डी जो है वो एक्चुअली में सैम्पलिंग एरर है, बाकी सारे नॉन सैम्पलिंग एरर्स है। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले नॉन प्रोबेबिलिटी पढ़े, अब आपसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स पूछ रहा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। ओके, अब इसमें इज देयर एनी सिमिलर ऑप्शन, पता लगाओ कौन सा है। थोड़ा मैंने आपको बता दिया था, तो आपको ये क्वेश्चन मैंने काफी इजी बना दिया आपके लिए, बट स्टिल यू नीड टू फिगर इट आउट। अभी भी यू हैव टू पिक द राइट आंसर, राइट। चार ऑप्शंस है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग, systematic sampling and snowball sampling. Okay, which of the following are types of probability। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी हमने अभी पढ़ा है, जो मैं उसको इरेज कर देता हूँ, एल्स यू गेट कंफ्यूज्ड। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, कौन से इसमें से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप है। ओके, तो अब एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है।
अभी आई होप यू हैव पिक द राइट आंसर। सी, सबसे पहला क्या है, आप करते हो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपने रैंडमली और पिकिंग अप, ठीक है, रैंडमली और पिकिंग अप, तो दैट इज आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, वी ऑल नो, ठीक है। उसके बाद पर्पसिव सैम्पलिंग हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग का ही टाइप हो जाता है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। पर्पसिव मतलब आपको कुछ पर्पस है, यो आप एक पर्पस रीड करना चाहते हो, आप पर्पस रीड करना चाहते हो, तो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी, बिकॉज आप पिक ही उनको करोगे जिनसे आप वो रीड करना चाहते हो। नॉन पर्पस मतलब हर किसी के लिए वो फेयर नहीं करोगे आप। उसके बाद सिस्टमैटिक, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, एक सिस्टम के थ्रू रन करा जा रहा है। यू आर मेकिंग अ सिस्टम वेयर यू आर लेटिंग एनी वन इन, ठीक है, आप ऐसा ही सिस्टम बना रहे हो जिसमें आप किसी को भी आने दे रहे हो। स्नोबॉल सैम्पलिंग हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, वेयर यू पिक वन, द वो आपके आगे किसी और को बताता है। लेट सपोज आपने ए को पिक करा, ए से पूछा ये आपका एक्सपीरियंस है, फिर आप ए से पूछते हो कि आपको पता है कोई ऐसा ही जिसका सिमिलर एक्सपीरियंस है, एक बी को बोलता है, बी सी को बोलता है, तो इन सबके सिमिलर एक्सपीरियंस ड्रॉ करते हैं। एक स्नो बॉल बनते 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 छोटी छोटी स्नो बॉल होती है, जैसे इतने इतनी, फिर इतनी बड़ी हो जाती है, स्नोबॉल ऊपर से आ रही होती है, तो वही स्नोबॉल सैम्पलिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल होता है। दिस इज आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें यू आर पिकिंग अप हु वुड बी द गाय, लाइक लेट सपोज आपको पता है कि इसका मेरे जैसा एक्सपीरियंस है, तो आप किसी को भी नहीं पिक कर रहे, आप उसी को पिक कर रहे हो जिसका सिमिलर एक्सपीरियंस होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर सी, A and C are the types of probability sampling method in this these options। ऐसा नहीं कि यही ऑप्शन आएंगे एग्जाम्स में, कुछ और भी आ सकता है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। सिलेक्ट द qualitative data analysis method, right? You have four options: content analysis, factor analysis, grounded theory, analysis of variance, okay। चार ऑप्शन है आपके पास। आई गिव यू सम टाइम टू फिगर इट आउट व्हाट इज क्वालिटेटिव। इस पे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड पूरा एक्सप्लेन करा है। So I am hoping that you get this one right. Quantitative and qualitative data analysis method के related एक question है, and I hope you get this one right, because when like these are the basic things, when you have studied in depth, you know you shouldn't be confused in such option। कितना भी ट्रिक कर ले, जब आपको कंसेप्ट पता ही है तो कितना भी ट्रिक कर ले सामने वाला, you shouldn't be thinking about कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। हमें तो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि हमें पता ही क्या आंसर सही होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव पूछता है व्हाट, बात कर रहे हैं नंबर्स की, और वाई क्वालिटी की। क्वालिटेटिव क्वालिटी की बात करता है, ओके। सबसे पहला अगर हम बात करें तो इसमें कंटेंट एनालिसिस इज द राइट ऑप्शन। सी, कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है, आप किसी कंटेंट को एनालाइज करते हो। कंटेंट को एनालाइज करने के लिए करते हो, स्टडी करते हो, उसको सुनते हो, लिसन, स्टडी, लिसन, राइट। तो आपको कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो कंटेंट दे रहा है, तो आप उसको कंटेंट को देखोगे, सुनोगे, वो रिएक्ट करोगे उस पे। आपका क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, राइट। सो हम क्वालिटी कैसे एनालाइज करेंगे, आप स्टडी करोगे, लिसन करोगे, वॉच करोगे, एंड यू विल बी लाइक हाँ दिस दिस द क्वालिटी दैट दीज आर दे आर प्रोवाइडिंग इट्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्वालिटी की हम बात करते हैं, वाई, कि ऐसा क्या है इनके पास दैट दे आर बीइंग बेटर देन अदर्स, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर एनालिसिस। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। फैक्टर्स में आप एनालाइज करते हो किसको, यू एक्चुअली एनालाइज बिटवीन टू फैक्टर्स जो हमारे डेटा ड्रिवन होते हैं, कि वो डेटा एग्जैक्टली आ क्यों रहा है। फैक्टर क्या है कि एग्जैक्ट नंबर्स इतने ही क्यों आ रहे हैं, नंबर्स की हम बात करें, व्हाट की बात करें तो क्वांटिटेटिव होगा। ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। दिस इज बेसिकली यूज्ड इन सोशल साइंस की जो हमारी थ्योरीज होती, राइट। सो आपने तो पढ़ी होंगी इतनी सारी मैनेजमेंट थ्योरीज, दिस थ्योरी दैट थ्योरी, तो ये थ्योरीज यूज होती हैं क्वालिटेटिव पे। ये एक्चुअली में एक फिनोमिना स्टडी करा जाता है, स्टडी करके देखा जाता है कि पुअर लोगों के लिए कम्युनिस्ट बेटर है या कैपिटलिस्ट अप्रोच बेटर है, तो वो पढ़ा जाता है, थ्योरीज रीड करी जाती हैं और एक नई थ्योरी दी जाती है। तो ये सोशल साइंस की थ्योरीज हमारी ग्राउंडेड थ्योरी से रिलेटेड होती है। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट क्वालिटेटिव डेटा को जो हम एनालाइज करते हैं। लास्ट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हमारा हमने पढ़ा है टू और मोर ग्रुप का मीन, जब भी हम टू और मोर
ग्रुप का टेस्ट करना होता है, वी यूज दिस वन. तो दिस इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव मेथड. तो राइट आंसर फॉर दिस वन इज ए एंड सी एज वेल. ऑप्शन नंबर थर्ड. राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. अब बात करते हैं which statistical test is appropriated for comparing means of more than two groups. I think I've just given the answer of this particular question. Right. So I won't take much of your time. Simply इसमें आपको explain कर दूंगा which statistical test is appropriate for comparing means of more than two groups. हम बात करते हैं two groups के लिए तो t test का यूज कर लेते हैं. More than two groups में we know which is the analysis of variance ANOVA. We use that method. ठीक है, ये appropriate होता है. राइट. क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 10 की. लास्ट क्वेश्चन पे आई डिडंट गिव मच ऑफ टाइम बिकॉज हमने उससे पहले वो पढ़ ही लिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. ओके. इसमें फिर ऑप्शन बेस्ड है. लास्ट टाइम हमने जब करा था नॉन प्रोबेबिलिटी, उसमें इट वाज पर्टिकुलर ऑप्शन ओनली. अब बात करते हैं इसकी कि क्या इनमें से प्रोबेबिलिटी फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, convenience sampling, cluster sampling, quota sampling. This is also a easier one. ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. आई थिंक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होगी एज सच टू गेट द राइट आंसर. राइट. Which of the following are types of non-probability sampling methods? Stratified random sampling, convenience sampling, cluster sampling and quota sampling. We just done this. मेरे को लगता है इसमें बहुत टाइम लगेगा एंड आई एम होपिंग यू ऑल्सो पिक द राइट वन. तो अभी कन्वीनियंस सैम्पलिंग तो होता ही है. तो देखो बी से कोई रिलेटेड ऑप्शन था. देखो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, बस ये तीनों है. स्ट्रैटिफाइड तो हो नहीं सकता, क्लस्टर हो नहीं सकता, कोटा सैम्पलिंग होगा. बी एंड डी इज द राइट आंसर. आपने कोटा ही सिलेक्ट कर लिया. दैट मेरे को तो इन्हीं पॉपुलेशन में से लोग चाहिए, इस कोटा से चाहिए, यही लोग चाहिए. तो हर किसी के लिए फेयर चांस कैसे बनेगा. तो हम बात करते हैं कोटा सैम्पलिंग में. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आज हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए. सो एंड वन मेजर अनाउंसमेंट बिफोर आई टेल यू द स्कोर्स और आपने क्या पार्टिसिपेशन करा है. दैट आई नो दैट यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट पेपर 2 तो सही चल रहा है. हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर पेपर 1. सिंपल है. अगर इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस यू कैन. बहुत ज़रूरी है. दूसरा क्या है, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज गाइज हु वांट टू रीड मोर, ज़्यादा पढ़ने की आपकी बहुत इच्छा है. सो उसके लिए व्हाट वी हैव कवर्ड इज बेसिकली आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 9873907600 पे. क्लेम करनी है अपनी फ्री ई बुक ऑन ऑल द यूनिट्स ऑफ पेपर 1. सारी यूनिट्स की मिल जाएंगी. पर्टिकुलर यूनिट 10 हायर एजुकेशन. यू कैन इजीली गेट दिस वन. एक नॉलेज बूस्टर बुक है जिसमें एवरीथिंग इज explain in detail from scratch so that your learning get enhanced and you don't miss out on your marks in paper 1 so that you can get to your dream of JRF. ओके. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लेम करना एसेंशियल ई बुक्स नॉट फॉर यू बट योर फॉर योर ऑल द जो आपको पता है लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एस्पिरेंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. राइट. And one more another thing, another important announcement that thank you all firstly for rating our Talent Blazer app superbly on the Play Store, Google Play Store पे. There is a link available for those who are not aware. Talent Blazer की app is live on Google Play Store for a while now and the link for the same to download will be available in the description below. We have got a thunderous response from you all of 4.8 ratings on Google Play Store, right? So you have to check out our app. You can attempt mock tests. You can do multiple things for your UGC net preparation. There are multiple things, right? So download the Talent Blazer app on the Play Store. And if you like our content, firstly hit the like button on the video. Subscribe to the channel so that you get notified whenever I come up with the next video, and share this video with your friends, right? And do not forget to rate our Talent Wizard app on Play Store. If you like our app, definitely rate it 5 so that it also moves up in the ranking order. And we have been, we all appreciate the kind of love that you have been providing, right? So it has been rated well. And what you have to do is basically download the app, experience on your own, and give us a fair and a valuable rating, right? So thank you all for watching this video. Give it a like if you like the content that we are making. Subscribe to the channel so you get notified. एंड कमेंट योर स्कोर. वो भी बहुत ज़रूरी है आउट ऑफ 20 कि कितना आपने स्कोर करा है इन योर टेस्ट. इफ़ यू आर गेटिंग एनी वेयर बिटवीन 16 to 20 यू आर डूइंग वेल.
12 to 16 यू नीड टू स्टडी अगैन, इसमें मॉक टेस्ट दो, इसमें पढ़ाई करो, रिविजन. एनीथिंग लेस देन 12 स्टार्ट स्टडिंग. बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. Right, so thank you all for joining. Make sure that you are subscribed to the channel, hit the bell icon so that whenever I come up with the next video, you get notified for the same.